नाउ पेज कौन सा था भाई? पेज 247। सम नंबर 5 में हम ये नेट प्रॉफिट रेशियो दोबारा ढूंढ रहे हैं। सो फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सम में जरा देखो, आर वी गिवन विद नेट सेल्स? क्वेश्चन नंबर 5, आर वी गिवन विद नेट सेल्स? हाउ मच इज द अमाउंट नेट सेल्स? 6 lakhs। बेटा मेहनत किस पे करनी है अपने को? मेहनत कैन आई से नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर मेहनत करनी है, तो उसका बेटा टेबल बनाओ। चलो टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढने का हमें टेबल बनाना पड़ेगा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। बेटा yesterday did you go through that with the table page 222 पे वो टेबल था। शुरू किससे होता था? वो शुरू किससे होता था? सेल्स। तो सेल्स की अमाउंट है 6 लाख। उसमें से हम क्या माइनस करते थे? सेल्स। सब में है, जरा देखो तो सेल्स रिटर्न, तो वो हम माइनस नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया है। तो अदर इनकम फिर हम उसमें क्या करते थे? ऐड। सो इसमें ऐड करो। अदर इनकम कौन सी दी हुई है? चेक करो। इनकम फ्रॉम, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड, इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। कितनी अमाउंट है बेटा? इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 45,000। एनी अदर इनकम गिवन? जरा चेक अप बेटा, इज देयर एनी अदर इनकम गिवन? नो। तो 6,45,000 ये बेटा क्या हो जाएगा मेरा? टोटल इनकम 6,45,000 अपना हो जाएगा टोटल इनकम। अब इसमें से बेटा 1 by 1 स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग द एक्सपेंसेस। अब उसका हम वो कुछ फॉर्मेट में नहीं जा रहे हैं। वी नो के इट्स एक्सपेंस, तो वो हमको माइनस कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर्मेट वाइज। पहली आइटम देखो, नॉन ऑपरेटिंग क्या लिखा है? तो वो पहले माइनस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस। बट एज आई सेड वी आर नॉट गोइंग इन द फॉर्मेट। इनकम लिख ली, उसमें से 1 by 1 एक्सपेंस सारे माइनस करते जाएंगे। 35,000 ऐसा इनर कॉलम में लिखेंगे हम। देन नेक्स्ट डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, बोल दो। तो depreciation, how much is my amount of depreciation? 48. Administrative expenses, but how much is my amount of administrative expenses? 75. क्या से सेल्स हमने ऑलरेडी पहली लाइन में लिख दिया है। टैक्स रेट सौती छल्ले आओ से, टैक्स रेट कब आएगा? इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लिख लिया, आ गया। सेल्स एक्सपेंस, यस, वो भी हम माइनस करेंगे। सेल्स एक्सपेंस 52,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो भी हम माइनस करेंगे 3,25,000। एंड देन फाइनेंशियल एक्सपेंस भी हम माइनस कर देंगे, जो कितने हैं? 85। सो बेटा इनका टोटल बताओ कितना आ रहा है? 6 लाख 6,20,000। उसके सामने लिखो ये है मेरा टोटल एक्सपेंस। 6,20,000 is my total expense। तो अब मुझे मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, that's A minus B। This is B, this is A। बेटा 6,45,000 में से 620 गया, 25,000।
उसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स. But how much amount is my provision for tax? 30%. 7,500. So beta, what's my profit after tax? 17500. It is 17500. बड़ा जरा चेक करेंगे क्वेश्चन में जो चाहिए था क्या वो मुझे मिल गया. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17500. लेट्स पुट इट एंड गेट द आंसर. 17500 डिवाइड बाय, व्हाट्स माय नेट सेल्स? 6,45,000 into 100. 2.92%. 2.92%. क्या कह रहे हैं? हाँ 6 लाख थे. I'm sorry, मैं 645 क्यों रखी थी? दो किसने बोला मेरे को 645? किसने बोला? 17,50,000 डिवाइड बाय 6 लाख सेल्स. आंसर वही है. अरे गजब. 17,500 डिवाइड बाय 6 लाख इनटू 100. 2.92. श्योर? बड़ा क्वेश्चन नंबर 6 उठाओ. मैं तुमको टाइम दे रहा हूं 5 मिनट. फटाफट गेट मी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. वापस उसमें नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है. वापस उसमें नेट प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है. एंड उसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेल्स ढूंढ लो. बट आर वी गिवन विद सेल्स? यस. दैट्स हाउ मच? 39 lakhs. Sales we are given with its 39 lakhs. And now please do the working for getting profit after tax on your own. It's very easy beta. First write all the incomes, उनका total कर दो. और फिर expense, don't try to remember the order. It's okay. We go one by one, whatever the expenses come, and then we get profit before tax. उसमें से माइनस क्या करूं? Provision for tax. ना उसके बाद क्या मिलेगा? Profit after tax. बेटा मैं करूं बेटा कुछ तो बोल दो यार. नहीं. चलो बेटा, I'm also making the list again. You don't copy from the board. You try to do it on your own, okay? And I try to do it on my own. My net sales are 39 lakhs.
sales 39 lakhs. Okay. Now in order to get the net profit after tax, सबसे पहला 39 lakhs का अपना सेल है, उसमें दूसरा इनकम कौन सा आएगा बेटा? दूसरा इनकम डिविडेंड रिसीव्ड, बस एक अच्छे डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स ओनली द वन आइटम. हाउ मच इज माय अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स? 1 लाख. सो टोटल हो गया 40 lakhs. That's my total income A. Okay. And then from this we keep on subtracting the expenses. पहला COGS आएगा, देखो तो जरा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम, तो वो ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो भी खर्चा ही है ना. 25 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, 25 लाख. सेल्स एक्सपेंस यो आओ से 75,000. लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट यो એ પણ આવશે, કેટલો છે? 40,000. Then factory expenses including depreciation, बेटा यो वो भी आएगा 50,000. wages यहाँ से वो भी अपना एक्सपेंस है 2 लाख. एडमिन एक्सपेंस, ओ यस बेटा यस, वो भी आएगा. कितना है एडमिन एक्सपेंस? 1,75,000. इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा दैट विल आल्सो कम शिटी. डिविडेंड रिसीव्ड वो लिख दिया, टैक्स रेट वो बाद में आएगा. गिव मी द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस. टोटल एक्सपेंसेस कितने? 31 lakhs. सो बेटा 9 लाख क्या आ रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अच्छा टेल मी ऑनेस्टली, कितने लोगों का ये आ गया था 9 लाख बिफोर आई कुड डू दैट? 9 lakhs. बहुत बढ़िया. लेस प्रोविजन फॉर टैक्स एट 30%, so 2,70,000. तो बेटा 6,30,000 क्या आएगा अपना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. 6,30,000 will be profit after tax. एंड अगर हम उसको फॉर्मूला में रखें, 6,30,000 divided by net sales is 39 lakhs into 100. What's the percentage? 16.15. 16.15, that's the percentage. 16.15, that's the percentage. What's it out? What's it out? बंद कर दो इसको. But let's begin. First of all, today we need to start with the next topic, that is liquidity ratios. The next what we need to start is with liquidity ratios. अब उसमें there are two ratio, current ratio and then we have is liquid ratio.
लिक्विडिटी रेशियोज में फर्स्ट वी हैव करंट रेशियो एंड द नेक्स्ट वी हैव इज लिक्विडिटी रेशियो. बट पे अटेंशन, in order to understand the concept of liquidity ratio, all of you please pay attention. You should first know the meaning of what? Solvency. हमको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तब हम ये लिक्विडिटी रेशियोज क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या उनसे हमें पता चलता है, वो सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी. तो फर्स्ट व्हाट वर्ड यू शुड नो इज सॉल्वेंसी. एनीबॉडी एनी आइडिया व्हाट यू मीन बाय द वर्ड सॉल्वेंसी? देव? When a person or a firm is able to pay off the debts of its business. Very good, very good. Can I say the solvency का मतलब क्या? The firm is capable enough, the business is capable enough to pay off the liabilities. Business is what? Capable enough to pay off its liabilities. Now use your common sense. How business will be capable enough to pay off their liabilities? Can I say business के पास उतने assets होंगे ना? We would be having assets in sufficient numbers to pay off our liabilities. बिजनेस के पास क्या होंगे? सफिशिएंट असेट्स टू पे ऑफ द व्हाट? लायबिलिटीज. और अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो अपनी कंपनी क्या मानी जाएगी? सॉल्वेंट कंपनी मानी जाएगी. अपनी कंपनी क्या मानी जाएगी? सॉल्वेंट कंपनी मानी जाएगी. मतलब हमारी कंपनी के पास सफिशिएंट असेट्स हैं कि हम अपनी लायबिलिटीज को इजीली पे ऑफ कर सकते हैं. अब अगर ऐसा होते जाएगा ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर ऐसा होते जाएगा, मतलब हम लायबिलिटीज का पेमेंट करते जा रहे हैं ऑन रेगुलर बेसिस, देन व्हाट विल हैपन? अपनी बिजनेस की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाएगी. बट व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? व्हाट इज क्रेडिट वर्दीनेस? देव? जब कोई क्रेडिटर बिजनेस को सामान दे तो वो इजीली क्या ऐसे अपनी रेप्यूटेशन, अपनी गुडविल, अपनी अच्छा नाम, वो क्रेडिट वर्दीनेस कहलाता है, वो बढ़ जाएगा. अगर हम कौन सी कंपनी है? सॉल्वेंट कंपनी है. सॉल्वेंट कंपनी का मतलब क्या? कि वी हैव sufficient assets to pay off the liabilities, and if we pay our liabilities on regular basis, it adds to the credit worthiness of the business. और जितना तुम्हारा रेप्यूटेशन बढ़ेगा, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी, उतना अच्छा लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे, तो उतनी बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी अपनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. क्या हो जाएगा? It will increase the earning capacity of the business. तो if I say solvency के बारे में अगर हम बात करें, तो there could be long term solvency and there could be short term solvency. Now long term solvency का मतलब क्या? कि मेरे पास इतने assets हैं कि मैं सारी अपनी long term लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकूं. हमारे पास सॉल्वेंसी दो टाइप की होगी, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब अपने पास बहुत सारे असेट्स हैं जो पे ऑफ कर सकेंगे किसको? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को. किसको? और अपने पास सफिशिएंट असेट्स हैं टू पे ऑफ माय शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज. और वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज क्या हम वो पे कर सकते हैं कि नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ढूंढते हैं? लिक्विडिटी रेशियो. आला? समझ में कुछ आला? लिक्विडिटी रेशियो है क्या? समझ में आया कि इन रेशियोज में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अपने पास कितने असेट्स हैं पे ऑफ करने के लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज.
Which liabilities? That is most important. Here we are trying to look into how many assets do we have to pay off my short-term liabilities. Sure? Now, if I do that, if I pay my liabilities, what will happen? My credit worthiness will increase, and with that, what will happen? My earning capacity will increase. Yes or no? हमने ऐसा वर्ड बेटा अकाउंट्स में देखा है ना, अ डेटर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट ऐसा हमने वर्ड देखा है ना. तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या कि उसकी इतनी ज्यादा लायबिलिटीज हो गई हैं कि उसके पास उतने असेट नहीं है टू पे ऑफ दोज लायबिलिटीज. यस और नो? यस और नो? और उसका बेस्ट एग्जांपल हमने देखा था नीरव मोदी. अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसा आया, नीरव मोदी ने ऐसा बोला कि अगर तुम मुझे इंडिया एक्सट्राडिट करके लेके जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा. नीरव मोदी क्या स्टेटमेंट देता है कि तुम मुझे अगर इंडिया लेके जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा. तो मुझे उसको ट्वीट करके बोलना है, बेटा वहां जहां बैठा वहीं पे कर ले, इंडिया मत आ, वहीं पर तू सुसाइड कर ले, क्योंकि तूने कोई अच्छे काम नहीं करे, हमारे देश का पैसा खा के तो गया भाई. तो he has been declared by India insolvent. लेकिन अपनी कंपनी जो है वो कैसी है? सॉल्वेंट. हम क्या कर रहे हैं? हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम पे ऑफ करेंगे, एंड उसके लिए क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? लिखो चला. फर्स्ट करंट रेशियो. उसका बेटा फॉर्मूला लिखो. करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, और इसका आंसर आएगा प्रपोर्शन में. इसका आंसर किसमें आएगा? प्रपोर्शन में. ठीक है. अब उसमें आगे लिखना शुरू करो. करंट असेट्स आर दोज असेट्स, करंट असेट्स आर दोज असेट्स which can be converted into cash, which can be converted into cash or cash equivalents, which can be converted into cash or cash equivalents within, which can be converted into cash or cash equivalents within 12 months, within 12 months. It includes, लिस्ट करना शुरू करते हैं चलो. It includes current investments, it includes current investments, stock excluding tools, stock excluding tools, bills receivable, debtor less bad debt reserve, cash on hand, cash on hand, bank balance, cash on hand, bank balance, short-term loans and advances, short-term loans and advances, prepaid expenses, outstanding income, etc. Prepaid expenses, outstanding income, etc. अब उसके बाद लिखो करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज
are those liabilities which are payable. Current liabilities are those liabilities which are payable within period of 12 months. Within period of 12 months. It includes short-term borrowings, bills payable, short-term borrowing, bills payable, creditors, outstanding interest on loan, outstanding expenses, pre-received incomes, short-term provisions, etc. Short-term provisions, etc. These all things will be included in what? Current liabilities. उसके बाद बेटा नेक्स्ट लाइन लिखो, 1 मार्कर MCQ 100% आएगा. Generally 2:1 generally 2:1 is considered to be ideal. Generally 2:1 is considered to be ideal current ratio. Generally 2:1 is considered to be ideal current ratio. What do you mean by the word ideal current ratio? माने कहना से कोई भी कंपनी के लिए अगर तुम उसका एनालिसिस कर रहे हो और अगर उसका आंसर 2:1 आ रहा है, कौन से रेशियो का? करंट रेशियो. तो भाई परफेक्ट है ऐसा हम बोल सकते हैं. इससे ज्यादा आ रहा है तो भी चले, मतलब ज्यादा आने का मतलब क्या? 3:1 4:1 तो भी चले, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? देन इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड. नाउ इसका मतलब क्या होता है बेटा? 2:1 का मतलब क्या कि अगर तुम्हारे 1 रुपए की लायबिलिटी है बिजनेस में, तो तुम्हें उसके पास पे ऑफ करने के लिए तुम्हारे पास कितने रुपए के एसेट है? 2 रुपए के एसेट है. मतलब इट इज 2 times, twice. मतलब whatever is your liability, your asset should be double. It should be double. तो तुम्हारा बेटा सॉल्वेंसी पोजीशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तुम अपनी सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को आराम से पे ऑफ कर पाओगे. ठीक. सेकंड लिखा जाए, चलो. लिक्विड रेशियो. लिक्विड रेशियो उसका फॉर्मूला लिखेंगे. लिक्विड असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज. Liquid assets divide by current liabilities. बेटा लिक्विड रेशियो का आंसर भी प्रोपोर्शन में ही आएगा. लिक्विड रेशियो का आंसर भी प्रोपोर्शन में ही आएगा. और हमने फॉर्मूला क्या लिखा? लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज. फिर लिखो, liquid assets are those assets which are easily convertible into cash, or cash equivalents, or cash equivalents. Liquid assets are equal to, ऐसा लिखो,
लिक्विड असेट्स इज इक्वल टू सारे करंट असेट्स माइनस ऑल करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. All current asset minus stock minus prepaid expenses. ओके तो वो हमारे कौन से असेट हो जाएंगे? लिक्विड असेट्स. वो अपने कौन से असेट हो जाएंगे? लिक्विड असेट्स. करंट लायबिलिटी क्या होती है लिखवा दिया, तो दोबारा नहीं लिखवा रहा हूं. उसके बाद 1 मार्कर MCQ. 1 मार्कर. जनरली 1:1. Generally 1:1 liquid ratio. Generally 1:1 liquid ratio is considered to be ideal ratio. बेटा करंट रेशियो कितना होना चाहिए? एंड लिक्विड रेशियो? बेटा लिक्विड रेशियो 1:1. उसके बाद बेटा हेडिंग मारो. उसके बाद बेटा हेडिंग मारो सॉल्वेंसी रेशियोस. उसमें 4 है बस. डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, and the last is interest coverage ratio. जो सर हमको पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज. बेटा सॉल्वेंसी रेशियो में कितने? 4. कौन से 4? डेट टू इक्विटी, टोटल असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी and interest coverage. But any doubt? Now, as the name suggests, it is which ratio? Solvency ratio. अब जरा बुद्धि चलाना. लिक्विडिटी रेशियो किसके बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारे पास उतने असेट हैं टू पे ऑफ योर. तो सॉल्वेंसी रेशियो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास सफिशिएंट असेट होने चाहिए टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. यू शुड हैव सफिशिएंट असेट टू पे ऑफ योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. तो वो बात हो रही है किसमें? सॉल्वेंसी रेशियो में. तो चलो पहला वाला लिखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो. डेट टू इक्विटी रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखो. डेट जिसमें सिर्फ हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लेनी है, या तो सम में ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज लियो. कौन सी? डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड. डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड. ना बेटा, इफ आई आस्क यू समथिंग तो अपने कॉमन सेंस से तुम कुछ जवाब दोगे.
हम बेटा पब्लिक कंपनी है। हम कौन है? पब्लिक कंपनी, मतलब हम लोगों को अपने शेयर्स देके उनसे पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो दे आर द शेयर होल्डर्स। आर यू गेटिंग इट? दे आर द शेयर होल्डर्स। अब मान लो आज अगर मुझे बिजनेस में 10 लाख रुपए की जरूरत है। कितने रुपए की जरूरत है? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं लोगों को अपने शेयर्स ऑफर करूं और वो अगर वो शेयर्स खरीद ले रहे हैं तो वो कंपनी के भी मालिक बन जाएंगे। एंड व्हाट हैपेंड इज के 10 लाख की मेरे को जरूरत थी, मैंने लोगों को शेयर्स ऑफर किया तो 3 लाख रुपया मेरे पास आ गया। जरूरत कितने की है? उसमें से 3 लाख मैंने कैसे मंगवा लिए? बाय इश्यूइंग शेयर्स, बाय मेकिंग द पीपल ओनर ऑफ द कंपनी, आई गेव देम द शेयर्स। नाउ रिमेनिंग 7 लाख का कहां से जुगाड़ करें? 10 लाख की जरूरत है, 3 लाख हमने शेयर से ले लिए, तो बाकी के 7 लाख कैसे मिलेंगे? बाकी के 7 लाख कैसे मिलेंगे? हाँ, कौन था? लोन 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 कौन था? हर्षित, बहुत बढ़िया बेटा। कहां से लोन लेगा? कॉमन सेंस। हम बैंक के पास जाएंगे, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे भाई देखिए मेरी कंपनी 10 लाख की जरूरत है, 3 लाख का सेटिंग हो गया, 7 लाख दे दे। तो हम बाकी के 7 लाख पैसे उधार लेके बिजनेस में इंक्लूड कर देंगे ना। तो ये रेशियो उसी के बारे में है, डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। कितने तुमने पैसे बोरो किए और कितने तुमने खुद के पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे। घर वाली बाहर वाली, मतलब बाहर से हमने जितना भी पैसा लिया है दैट इज डेट, और खुद का जो पैसा लगाया है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड। तो ये रेशियो हमको उसी के बारे में बता रहा है। अब जरा समझो, मुझे तो कंपनी की क्या देखनी है? सॉल्वेंसी पोजीशन देखनी है। मान लो डेट है 50 करोड़ का। कितने का? और शेयर होल्डर्स फंड है 10 करोड़ का। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि बंदा खुद के पैसों से बिजनेस नहीं कर रहा है, लोगों से उधार ले लेके वो पैसा से बिजनेस कर रहा है। तो इसका बिजनेस थोड़ा रिस्की है भाई। अगर मान लो ये डूब गया तो उसके पास पैसे ही नहीं है खुद के, तो बाहर वालों का कैसे पैसा रीपे कर पाएगा? समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ये 50 करोड़, ये 10 करोड़ ऐसा होना चाहिए। अगर मेरी खुद की कंपनी है, यूविल अगर मेरा खुद का है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट उसमें ज्यादा होगा ना, शेयर होल्डर फंड ज्यादा होना चाहिए, और हम जो पैसे बोरो कर रहे हैं उसकी अमाउंट कम होनी चाहिए। तभी एक सामने वाले को लगेगा कि भाई ओनर को अपने कंपनी में इंटरेस्ट है, वो खुद के भी पैसे लगा रहा है, ना कि बोरो कर करके वो पैसे इन्वेस्ट किए उसने अपने बिजनेस में। लखो डेट मास हुआ उसे, लखो डेट will include long-term borrowings like debentures, bank loan, long-term provisions, etc. फिर लिखो शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल plus reserves and surplus minus fictitious asset.
बेटा क्या क्या चीजें आएंगी? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट। अब उसमें देखो इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सब में डायरेक्टली दिया होगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में डायरेक्टली दिया होगा। लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस would include, reserve and surplus would include reserves and surplus would include profit and loss credit balance, would include profit and loss credit balance, general reserve, general reserve, security premium, general reserve, security premium, capital redemption reserve, etc. Capital redemption reserve, etc. उसके बाद लिखो fictitious asset, fictitious asset will include profit and loss debit balance, profit and loss debit balance, preliminary expenses, underwriting commission, discount on issue of debentures, etc. ये सारे क्या हैं अपने fictitious asset। तो बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो पता चला है क्या? डेट टू इक्विटी रेशियो, how much amount we have borrowed and how much our money we have invested in the business. Next लिखो total asset to debt ratio, total asset to debt ratio। उसका बेटा फॉर्मूला लिखो total assets, total assets divide by debts। now बेटा debts में वापस क्या आएंगे? खाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। debts में क्या आएंगे? सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब बेटा सारे रेशियोज है ना एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। पहला डेट इक्विटी में हमने क्या देखा? कितने हमने बोरो किए, कितने खुद के पैसे हमने बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अच्छा तुम जो पैसा बोरो कर रहे हो, जो लोन ले रहे हो, उसका करोगे क्या? बड़े मैंने 10 करोड़ रुपया लोन ले लिया, उस 10 करोड़ का करूंगा क्या? कहां इन्वेस्ट करूंगा? कहां? अपने बिजनेस में कि दूसरों के बिजनेस में? अच्छा अपने बिजनेस में, लेकिन इन्वेस्ट करके करूंगा क्या? हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम अगर इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की लोन अगर ले रहे हैं तो वो लोन लेने का पर्पस क्या है? कि वी वांट टू बाय असेट्स फॉर द बिजनेस। क्योंकि असेट्स की वैल्यू ही बहुत ज्यादा होती है ना, मशीनरी की वैल्यू 10 करोड़ 20 करोड़ की होती है, इसीलिए तो मेरे को क्या लेने पड़ रहा है? लोन लेना पड़ रहा है। तो हमको ये रेशियो में क्या पता चलेगा कि हमने जितना लोन लिया उस लोन में से हमने कितने पैसों के असेट्स ले लिए हैं, वो पता चलेगा। अगर मान लो तुमने 10 करोड़ का लोन लिया है बट यू गॉट असेट ऑफ ओनली 1 करोड़, तो बाकी के 9 करोड़ कहां गए? शाबाश, बाकी का 9 करोड़ कोई दूसरी लोन को चुकाने में चले गए। इंडिया में ऐसा ही हो रहा है ना, एक लोन हमने ली, अब उसको रीपे करना है तो उसके लिए दूसरी लोन।
उसको रीपे करना है तो, और फिर जब हम थक जाए तब बेटा खंखेरी ने कही देना आई एम इंसॉल्वेंट। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये वाला रेशियो क्या बताएगा हमको कि हमने जितने बाहर से पैसे बोरो किए हैं उसमें से हमने कितने असेट्स बाय किए। अब उसमें डेट क्या होता है वो मैंने तुम्हें लिखवा दिया, डेट्स। टोटल असेट देखो, लिखो क्या कैसे मिलेगा तुम्हें टोटल असेट्स, दैट्स इक्वल टू करंट असेट्स प्लस नॉन करंट असेट्स और टोटल ऑफ द असेट साइड माइनस fictitious asset. Total of the asset side minus fictitious asset. बेटा तुम्हें ये सारे रेशियोज कल याद करके आने हैं। हाँ सर मैं कर लूंगा, आप टेंशन ना लो। कल असाइनमेंट भी सबमिट करना है, मैं दिखूंगा ही नहीं सर। टोटल असेट टू डेट रेशियो लिख लिया। नेक्स्ट वाला लिखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो बड़ा मुंह बंद। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला लिखो, ओनर्स फंड, या तो हम जिसको ऐसा भी हमने आगे पढ़ा, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल असेट्स। अब बड़ा तुम्हारी बैच के लिए मेरे को बड़ी रिस्पेक्ट है। ये वाला रेशियो जरा देख के मुझे समझाने की कोशिश तो करो कि ये किसके बारे में होगा। बेटा इसके आंसर लिख लो पहले, डेट टू इक्विटी इसका आंसर प्रपोर्शन में आएगा, टोटल असेट टू डेट का आंसर भी प्रपोर्शन में आएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर भी प्रपोर्शन में आएगा। अरे बोलो ना बेटा, तुम स्कॉलर हो यार, बोलो ना। ये प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या, किसके बारे में होगा? बेटा रिस्पेक्ट चली जाएगी तुम लोगों के लिए। तुम्हारे लिए पहले रिस्पेक्ट बेटा 2:1 की हुआ करती थी, अभी 1:1 की हो रही है। अरे बताओ। अरे यार चलो पहले यहां से वापस शुरू करते हैं। डेट टू इक्विटी में क्या देखा रे? बोरोड अमाउंट, ओन्ड अमाउंट। देन टोटल असेट टू डेट में हमने क्या देखा कि बोरोड अमाउंट से तुमने कितने असेट्स एक्वायर करे। तो कॉमन सेंस प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या हमने ढूंढना कि तुमने खुद के पैसों से कितने असेट्स बाय करे हैं यार। सिंपल नहीं था है? अच्छा यार। अच्छा ओनर्स फंड मैंने तुम्हें लिखवा दिया, शेयर होल्डर्स फंड उसका लिखवा दिया मैंने फॉर्मूला। क्या है जरा पीछे पेट टर्न करके देखो। इट्स ओके, बेशरम हो गए, टर्न कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, बहुत बढ़िया, प्लस माइनस। So do I need to write that again? No, but then I need to see that again and again. We'll not write that again, but we'll see that. अच्छा टोटल असेट का फॉर्मूला लिखवाया, वो तो बोर्ड पर भी लिखा है, देखो अभी भी रब नहीं हुआ है। करंट असेट प्लस नॉन करंट, या तो टोटल ऑफ द असेट साइड माइनस। तो इसमें कुछ भी नोट लिखने की जरूरत हमको खाली समझना था क्या कि what is proprietary ratio is all about. What's the proprietary ratio is all about? कि owned funds में से तुमने कितने assets बिजनेस में acquire करे। Sure?
The last one for today. Come on, शाबाश. The last one for today. Interest coverage ratio. But the last one for today का मतलब फिर हम इस पे सम्स चालू करेंगे, ठीक है ना? सर संडे माफ कर दो यार. संडे बेटा फॉर्मूला लिखो. फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अब बेटा इसका आंसर आएगा टाइम्स में. द रेशियो का आंसर आएगा किसमें? टाइम्स. द रेशियो का आंसर विल बी इन टाइम्स. अब बेटा ये रेशियो है क्या, जरा समझो. क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय व्हाट? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. नाउ कैन आई से अभी हमने डेट इक्विटी में देखा कि अगर हम लोगों से पैसे बोरो कर रहे हैं तो तुम्हें उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना. कि विल इट बी फॉर फ्री? कैन आई से यू नीड टू पे द इंटरेस्ट. अब तुम इंटरेस्ट तभी पे कर पाओगे जब तुम बिजनेस में क्या अर्न कर रहे हो? प्रॉफिट. जब तुम बिजनेस में क्या अर्न कर रहे हो? तो इसका आंसर किस में आ रहा है? टाइम्स. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर मेरा आंसर आया 5 टाइम्स. व्हाट्स माय आंसर? 5 टाइम्स. इसका मतलब क्या कि तुम्हारा जितना भी इंटरेस्ट का पेमेंट करना है वो हम कर लेंगे क्योंकि मेरा प्रॉफिट उससे कितना ज्यादा है? कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है. मतलब इंटरेस्ट भरने में हमको दिक्कत होगी कि हम आराम से भर लेंगे? आराम से भर देंगे. क्यों? क्योंकि जितना भी हमको इंटरेस्ट भरना है प्रॉफिट उसका कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स. अगर मान लो मेरा आंसर 10 टाइम्स आ रहा है तो बहुत अच्छा है. कहना से जितने भी इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी है आराम से हम पे कर देंगे बिकॉज प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? तो आज अगर मैं कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हूं, कौन हूं? तो हम कंपनी का सबसे पहले ये देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. We'll try to see the औकात of the company by with this ratio, interest coverage. कि मैं इस कंपनी को लोन दूंगा तो उसकी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है कि क्या वो मेरा इंटरेस्ट पे कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. श्योर. अब उसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे मिलेगा वो लिखो. तुम सबको आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना? कब सीखा सर मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ढूंढना? नेट प्रॉफिट के रेशियो में. नेट प्रॉफिट के रेशियो में कल ही सीखा था नेट प्रॉफिट के रेशियो में. हम लास्ट में डिराइव करते थे ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. પેલું સેલ્સ માંથી સેલ્સ रिटर्न माइनस કર્યું, अदर इनकम ऐड किया, टोटल इनकम मिला, उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें से माइनस क्या किया? પછી શું મળે? આવડે? હવે આ પ્રોફિટ आफ्टर टैक्स માં એડ કરી દો ટેક્સ અને એડ કરી દો ઇન્ટરેસ્ટ. तो एनથી તમને શું મળશે? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. So what will you get? Profit before interest and tax. बड़ा कल से फिर सम चालू कर दें. व्हाट से? ये याद हो जाएगा, घर जाके कर लोगे? पक्का? अरे पक्का?